एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में था? एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है। अब यहां से जो एस्टेरॉयड निकल गया, इस बेल्ट से जो एस्टेरॉयड निकल गया और अर्थ की ओर आया, वो क्या बन जाता है? मेटेओर। आने से पहले, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले, वो होता है मेटेओराइट। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही वो बन जाता है। ठीक है। और अगर आप स्लाइड देखो तो स्लाइड में दिखेगा, इट इज लाइक अ शूटिंग स्टार। देखो उसमें, स्लाइड में देखो, स्लाइड भेजा था ना? दिख रहा है स्लाइड? जो कॉमेट है उसके जस्ट नीचे होगा। देखा? ये लास्ट क्लास के स्लाइड में होगा, ये देखो ना आपके लिए। दिस दिस इज, आप समझ रहे शूटिंग स्टार क्यों बोल रहे हैं उसको? टूटता तारा बोलते हैं ना, टूटता तारा। बॉलीवुड की मूवीज में बहुत देखा होगा टूटता तारा। वही, तो यही है वो। ठीक है। सिंपली इट इज अ पीस ऑफ रॉक डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर, रीचेज अर्थ एटमॉस्फेयर। जब तक अर्थ एटमॉस्फेयर में नहीं आया तब तक क्या है? मेटेओराइट है। जैसे ही बैक, वैसे ही मेटेओर बन गया। एग्जाम्पल, लोनार लेक, महाराष्ट्र। लोनार लेक इज, जो बना हुआ है, एक मेटेओर ने हिट किया, गड्ढा बना, उसी पे वो लेक। ठीक है। चलो लिखो फटाफट, मेटेओर में। स्मॉल पीस ऑफ रॉक, स्मॉल पीस ऑफ रॉक, स्मॉल पीस ऑफ रॉक और एस्ट्रॉयड, स्मॉल पीस ऑफ रॉक और एस्ट्रॉयड, स्मॉल पीस ऑफ रॉक और एस्ट्रॉयड which moves around the sun is known as meteorites. Which moves around the sun known as meteorite. ठीक है। meteorite तब तक है जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हुआ। ठीक। आफ्टर एंटरिंग द अर्थ's atmosphere, after entering the earth's atmosphere, they are known as meteors. They are known as meteor. उल्का पिंड, दिस इज उल्का पिंड। ठीक है। आफ्टर रीचिंग द अर्थ's atmosphere, they are known as meteors। ठीक है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था एटमॉस्फेयर, मैंने एक चीज बताई थी, देयर इज अ लेयर नोन एज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में ये बर्न होती है, इसकी जो मैक्सिमम बर्निंग होती है वो मेसोस्फेयर में होती है। हालांकि ये तो मुझे आगे बताना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। दिस स्टार्ट्स बर्निंग इन दी मेसोस्फेयर। ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग, स्टार। स्टार बचा था क्या? कॉमेट रह गया, कॉमेट तो करवा दिया। कॉन्स्टिलेशन रह रहा होगा ना, स्टार बचा है तो। यस। So stars, almost all the stars are made of hot gases, hydrogen and helium का रिएक्शन होता है। वही सेम सन वाला रिएक्शन होता है। याद रखना है कि जो स्टार का कलर है वो क्या सिग्निफाई करता है? टेम्परेचर को। ये पॉइंट आप लिख लो। ठीक है। रिएक्शन यहाँ भी सेम होगा। फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन तो एटम बॉम्ब में होता है ना। सेम हाइड्रोजन, हीलियम। अब देखो,
जो कलर है ना, स्टार का कलर जो है वो टेम्परेचर सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कि किसी स्टार का कलर क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे कलर वेरी कर। अब आग में देख लो, 100 डिग्री पे अलग दिखेगा, ज्यादा बढ़ाओगे ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ स्टार में है। ठीक है, अब उसी स्लाइड में देखो, देयर इज अ पोल स्टार। जो स्लाइड मैंने दिया है, पोल स्टार उसमें दिख रहा होगा, है उसमें? नहीं है, नॉट देयर। कोई बात नहीं, हम टेलिंग पोल स्टार क्या होता है। ध्रुव तारा सुना होगा बचपन में। सपोज ये ध्रुव तारा है या पोल स्टार है। हाँ, नॉर्थ स्टार। पोल स्टार इसलिए बोलते हैं इसको, इस पर्टिकुलर स्टार को, बिकॉज यू विल ऑलवेज सी दिस स्टार इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। और ये स्टार पुराने जमाने में डायरेक्शन लेने के काम आता था रात के वक्त। दिन में तो सन से ही पता चल रहा है, राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। रात में पोल स्टार बताता था कि डायरेक्शन कैसे क्या है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज पॉइंटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। इस नहीं, ये है क्या हुआ? हाँ, मिल गया पोल स्टार। इसमें बता रखा है ना, पोल स्टार डायरेक्शन इन द नॉर्थ। ले, चलो। नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी आफ्टर सन। याद रखना, सन इज द नियरेस्ट स्टार, बट आफ्टर सन अगर एग्जाम में आता है तो इट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लोजेस्ट। बट ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर आफ्टर सन। सन तो है ही, उसके बाद अगर पूछता है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन तो पता होगा सबको ऑलमोस्ट। तारामंडल। जब आप स्टार्स को नोटिस करोगे एक पैटर्न में, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके एक सिग्निफिकेंट पैटर्न अगर बनाए, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। और इसमें एग्जांपल है ग्रेट बेयर, सप्तऋषि, ठीक है, ग्रेट डिपर, ओरियन, बीटलगीज, ये सारे एग्जांपल हैं उसके। एग्जांपल में ग्रेट बेयर तो जरूर लिखना। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इज कॉन्स्टिलेशन। एग्जांपल लिखो ग्रेट बेयर। ग्रेट बेयर, उसी का एक और नाम बता रहा हूँ, ग्रेट बेयर लिखना स्लैश ग्रेट बेयर स्लैश उर्सा मेजर, उसी को बोलते हैं स्लैश सप्तऋषि। इसी को सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट बियर को ही सप्तऋषि भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, ओरियन। इनके मैंने वो दिए थे फोटोज पहले, अभी मेरे पास है नहीं, सबके फोटोज दिए थे। ओरियन कॉन्स्टिलेशन लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज हंटर या मृग। ओरियन कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, ओरियन या मृग, ऑफन कॉल्ड एज हंटर। ठीक है, और जो जोडियक साइंस है ना आपके, इन्हीं पे बेस्ड, द 12 जोडियक साइंस दैट वी हैव, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिलेशन। मेष, वो क्या बोलते हैं, मीन, ये सारी जो राशियां हैं कॉन्स्टिलेशन पे बेस्ड। कन्या, देव। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना आपने जहां पे मेट्योर दिया होगा। एग्जाम्पल अगर नहीं लिखा है तो लोनर लेक ऑफ महाराष्ट्र। लोनर लेक ऑफ महाराष्ट्र, मेट्योर में, मेट्योर में, क्योंकि शायद ना लिखा हो। लोनर लेक ऑफ महाराष्ट्र इज फॉर्म ड्यू टू मेट्योर। मेट्योर हिट किया, ग्राउंड में डिप्रेशन बना, और आज की डेट में वो एक लेक। ठीक है, now give the next heading, सैटेलाइट। सैटेलाइट, उपग्रह।
मून क्या है? इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? नॉट जुपिटर, इट इज सैटर्न ना। सैटर्न। सबसे बड़ी किसके पास है? वो जुपिटर का है। ठीक है। दैट इज गेनीमेड सैटेलाइट। इसकी भी वही चीज है, मूव्स अराउंड द प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये मार्स का भी वही है। अपना अर्थ भी तो वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो रेट्रोग्रेड हो गया ना उसका, वेनस का, यूरेनस का। ठीक है। एंड मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट। The thing to remember is that they don't have any atmosphere or water. Till now, we don't have any presence of water on Moon. So no atmosphere. इन सैटेलाइट्स पे अभी तक पानी या कोई वायुमंडल नहीं मिला है। नो वाटर और एनी एटमॉस्फेयर इज फाउंड येट। मार्स पे मिला ना। मून पे कहाँ मिला? चलो डालो हेडिंग मून। जैसे कि हम सब जानते हैं, चंदा मामा, चंदा मामा हमेशा तो एक जैसे दिखते नहीं है हमें। चंदा मामा का जो शेप है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज होते रहता है ना। तो टोटल चंदा मामा को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27 पॉइंट। हाँ, क्लोज अबाउट, हाँ, 27 डेज। 27 डेज फॉर 7 आवर्स 43 मिनट्स, तो इट इज क्लोज अबाउट 27 पॉइंट समथिंग। ठीक है। सो ये वन रेवोल्यूशन में, क्या इसका अपना लाइट होता है? 53 इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन दी आवर सोलर सिस्टम। पांचवी सबसे बड़ी है ये। लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। ग्रेविटी पता है इस पे कितनी है? मून पे 1/6। 6 टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ का 20 किलो का आदमी वहां तो 120 किलो का हो जाएगा। वहां पे ग्रेविटी जो है दैट इज 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल देता कई बार एग्जाम, बोलेगा कि एक व्यक्ति अर्थ पे 60 किलो का है, आप बताओ मून पे उसका वेट कितना होगा। ठीक है। तो ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ। 1/6 ऑफ अर्थ। ग्रेविटी, कान चल रहा है ना? ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ। देखो एक पिक्चर भेजा होगा उसमें, एक दिख रहा होगा कोई एस्ट्रोनॉट ऑन मून, दिख रहा है उसमें है, उस वाले में। अरे हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये देखो ये।
दिस भाई साहब का नाम नहीं राकेश शर्मा नहीं है। भाई साहब का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट वन टू लैंड ऑन मून। ठीक है। मिशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा का मिशन था अपोलो 11। 11 मिशन बाय नासा। इट वाज द लूनर मिशन। मून का है तो लूनर मिशन। इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन was Buzz Aldrin. He was module pilot. Yes. नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो लगभग बच्चों को पता होगा। It will be, I think, June 1869. Sorry, 1969. हाँ, जुलाई है। बीस। फुल पायलट बज एल्ड्रिन। अपोलो 11 है वो। तुमसे अपोलो 11 20 जुलाई 1969 एग्जैक्ट डेट जो है इसकी, दैट इज। एंड फर्स्ट मैन टू गो ऑन स्पेस कौन है? ये तो मून है ना। फर्स्ट मैन टू गो ऑन स्पेस। हाँ, कुत्ते के बाद आदमी भी तो गया था। कुत्ता लाइका था वो, हाँ। लाइका नाम का। अच्छा, शी वॉज अ फीमेल। आई डोंट नो। आदमी बताओ ना। कुत्ता वो याद है तेरे को? आदमी का नाम याद नहीं? यूरी गार्गिल, रशियन। चलो, इसरो का मून मिशन का नाम चंद्रयान 1। यस, राइट डाउन। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरोज लूनर मिशन। इसरोज लूनर मिशन पहला वाला, चंद्रयान 1। चंद्रयान फर्स्ट की डेट लिखना, 22 अक्टूबर 2008। अक्टूबर 2008। सेकंड चंद्रयान की डेट लिखना, चंद्रयान 2, 22 जुलाई 2019। और इस पे एरो दे के लिखना फेल्ड। चंद्रयान 2, 22 जुलाई 2019। फेल्ड, इट वॉज अ फेल्ड मिशन। ये फेल हो गया। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, 14 जुलाई 2023। एंड दिस इज द रिसेंट वन। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। थर्ड वाले की है 14 जुलाई 2023। इसमें हुआ क्या है, इंडिया ने साउथ पोल पे साउथ पोल पे लैंड किया। इंडिया ने मून के साउथ पोल पे लैंड किया, और वो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लैंडर प्रज्ञान इज रोवर एंड विक्रम इज लैंडर। खैर ये सब रहने दो, उसमें देख लेना, पीडी में देख लेना, पीडी में लिखा होगा। चलो भाई, रोटेशन रेवोल्यूशन सबको पता होगा क्या होता है, किसी को कोई डाउट है? मैं पूछता हूँ। ठीक है, एक बच्चा कोई बता। क्लियर है मतलब तुम लोगों को? उसमें जीआईएफ भी होगा इसका।
रोटेशन रेवोल्यूशन लिखाने की जरूरत है। कितना टाइम लग रहा है रोटेशन में? 23 घंटा, लगभग 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड कितने पे है? ये सब लिखवा चुका हूँ पहले ना। 23.5 डिग्रीज पे है। ठीक है, अब लिखवाने की जरूरत है। रोटेशनल वेलोसिटी अर्थ की कहाँ ज्यादा होगी, पोल पे या इक्वेटर पे? इक्वेटर पे। क्यों? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब सपोज ये ऐसे अर्थ है, ये रहा अपना इक्वेटर, पोल ये रहा। अब टाइम तो उतना ही है, उसी 24 घंटे में पोल भी घूम रहा है, उसी 24 घंटे में इतना मोटा इक्वेटर भी घूम रहा है, लेकिन डिस्टेंस अलग। पोल पॉइंटेड है, और लेकिन 24 घंटा लग रहा है उसको घूमने में। इक्वेटर ऐसा है, वो भी 24 घंटा लग रहा है, तो ज्यादा स्पीड किसका होगा? इक्वेटर। ठीक है। So please write down rotational velocity of Earth is maximum on equator. Yeah, rotational speed of Earth is maximum on equator and minimum on. रोटेशन से क्या क्या हो सकता है डे एंड नाइट के अलावा? एक तो डे एंड नाइट होता है, सबको पता है। इसके अलावा कुछ होता है? यस, ऑफ कोर्स। टाइड, ज्वार भाटा। टाइड सबको पता है क्या होता है? तूने तो क्लास किया है। यार, तेरी शक्ल जानी पहचानी लग रही है मुझे। अच्छा, टाइड पता क्या होता है? पता है? थोड़ा समझा। बता, सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, नहीं लहरें नहीं है वो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो, अर्थ है, मून है, सन है, तीनों है ना पिक्चर में, तो तीनों है सोलर सिस्टम में। होता क्या है, टाइड कैसे आता है? जब इन तीनों का पोजीशन की वजह से कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल पानी एक्सपीरियंस करता है, तब आता है टाइड। ठीक है। एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड। फोटोग्राफ्स में शायद होगा, स्प्रिंग एंड नीप टाइड। 2 बार पानी राइज होगा, 2 बार फॉल होगा। ठीक है। टाइडल एनर्जी भी सुना होगा। मिला? मैं दिखा देता हूँ। देखो, देखो, एक पोजीशन ये बन सकती है कि सन, अर्थ और मून तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए, बन सकती है ना? ठीक है। अब सपोज ये ऐसे है, तो सबसे ज्यादा पुल ओवर कहाँ होगा? इस तरफ। एक हाई टाइड इधर एक्सपीरियंस होगा। नाउ व्हेन द मून विल गो देयर, ठीक है, दिस इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, ये तीनों एक लाइन में होंगे। ठीक है। नीप टाइड में देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है, मून या तो ऊपर होगा अर्थ के, या नीचे दिखेगा। दिस इज नोन एज नीप टाइड। ठीक है। समझ आई टाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल ये कि वाटर जो है, दैट इज बीइंग पुल्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मून, सन। ठीक है। अर्थ पे तो हो ही रहा है ना, अर्थ पे तो हो ही रहा है। इन दोनों के कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो टाइड को उत्पन्न करता है। ठीक है। एकदम से आपको लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं था, एकदम से दूर दूर तक पानी आ जाता, फिर पानी रिसीड कर जाएगा, बिकॉज ऑफ रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ मून एंड सन। ठीक है। तो टाइड के बारे में देख लो, टाइड इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। टाइड इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। Tide is caused by the rotation of Earth
apart from tide is caused by the rotation of earth, apart from gravitational pull, apart from gravitational pull sun and of sun and moon. ठीक है, फर्स्ट वन विल बी स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड का डायग्राम बनाओ. स्प्रिंग टाइड में सन, ठीक है, मून, अर्थ, बस. ठीक है, ऐसा बनाओ ना. देखो, स्प्रिंग टाइड में दिस इज सन, ठीक, दिस इज मून, और ये रहा अर्थ. एक पोजीशन मून की यहां होगी, तब भी स्प्रिंग टाइड ही होगा. तो ये डायग्राम हो गया स्प्रिंग टाइड के लिए. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स, डायग्राम बना लो बस. ठीक है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है पूरा. दिस इज मून, अर्थ, सन. ठीक. नीप टाइड में क्या करोगे, इसको यहां से हटा के एक पोजीशन इसकी यहां बनेगी मून की, एक पोजीशन यहां बनेगी. तो क्या है, मून की रेस्पेक्टिव पोजीशन परपेंडिकुलर है सन के रेस्पेक्ट में. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में परपेंडिकुलर. ठीक है, याद रखना डेली 2 हाई और 2 लो टाइड आता है रोज. ठीक. और रोटेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है, अब सपोज करो कि कोई बॉल है, उसको बिल्कुल गीला कर दिया. ठीक है, अब उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, पानी फेंकेगा बाहर, फेंकेगा ना. सेम चीज लाइट के साथ, वाटर. ठीक है, रोटेशन के वजह से एक और चीज हम कह सकते हैं, टाइम अलग जगह पे अलग हो रहा होता है. भाई यहाँ दिन है, कहीं रात हो रहा होगा, तो रोटेशन डे एंड नाइट का इफेक्ट तो करता ही है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये करता है दैट इज कॉरियोलिस फोर्स. नए बच्चे कितने हैं जिन्होंने ज्योग्राफी क्लास बिल्कुल नहीं ली? सब तो नहीं हो, कुछ तो मुझे लग रहा है पुराने वाले भी उठा ले रहे हैं. चलो, कॉरियोलिस फोर्स पता है आप में से किसी को क्या होता है? एनी आइडिया कोरेलिस फोर्स के बारे में, कभी सुना हो? ए, अच्छा, हाँ भाई, तुम तो क्लास लिए हो, थोड़ा समझाओ क्लास को व्हाट इज कोरेलिस फोर्स. तो सपोज अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ से बंधा हुआ है, तो वो भी अर्थ के साथ ही घूम रहा होगा. इसका सबसे सटीक एग्जांपल ये, अगर आप पार्क जाओ, तो पार्क में ना एक ऐसे झूला सा होता है, गोल सा घूमता है वो. ध्यान दिया होगा अगर, तो घूमता है वो, गोल सा देखा होगा आपने, बच्चे चढ़ते हैं उसपे से, है ना. अब उल्टियां हमारे जो करें, तो घूमता है वो. सपोज मैं हूं, ठीक है, ये है, आप हो, हम तीनों हैं उस पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉल एक दूसरे को पास कर दें. क्या पॉसिबल है? वाइल इट्स रोटेटिंग, व्हाट विल हैपन, कि हम घूम रहे हैं, अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो बॉल ऐसे जाएगी. ठीक है, तो यही चीज अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ये होता है. जो अपना कोरियोलिस फोर्स है, पूरा अर्थ घूम रहा है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स इज नियर अबाउट जीरो, इक्वेटर पे नहीं होता. अब एक चीज सोचो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि सबसे तेजी से कौन घूम रहा है, इक्वेटर. उससे जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो पार्ट थोड़ा कम तेजी से घूम रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, है ना. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, स्पीड भी कम होगा. समझ गए? अब सपोज करो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहीं पे, देखो, दिस इज आवर अर्थ, इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, अब यहां से यहां सपोज करो हमने कुछ फेंक दिया. ठीक है, अब मेरी पोजीशन इसकी पोजीशन सेम थी, मैंने कुछ फेंका, कहाँ जाके गिरेगा? कहाँ? सपोज तुम एक गाड़ी में हो, मैं एक गाड़ी में हूं, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, मेरी गाड़ी की स्पीड कम है, बट अभी हम एकदम एक एक लाइन में हैं.
मैंने कुछ फेंका, किधर गिरेगा, इधर या इधर? मतलब इधर, इधर है ना. Now the Coriolis force says anything to the north of equator, wind, air, anything will be deflected towards right. आंसर मिल गया क्यों? स्पीड ज्यादा, स्पीड कम, इस वजह से, कोरियलिस फोर्स की वजह से विंड ऑलवेज नॉर्थ में राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, साउथ में उल्टा हो जाएगा. अब देखो, अब ऐसे देखो, अब तुम यहां हो, ठीक, कुछ फेंकोगे, अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा. सेम प्रिंसिपल पे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तुम आगे निकल जाओ. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स द विंड विल ऑलवेज बी डिफ्लेक्टेड इन राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द साउथ. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊंगा, जब ये समझाऊंगा कि क्यों मॉनसून ऑलवेज एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. सो प्लीज राइट डाउन, द कोरियलिस फोर्स ऑन अर्थ इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. एक बार दोबारा बताओ. अच्छा, द कोरियलिस फोर्स ऑन अर्थ इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. समझ आया? नहीं समझ आया? कहाँ दिक्कत हुई बताओ. कोरियलिस का बताओ. कोरियलिस, हाँ भाई, कहाँ दिक्कत आई बता. है? अरे यार, इसका रोटेशन कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. कोरियलिस फोर्स ऑन अर्थ इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है. और जो अपने ओशियन करंट है ना, उनके मूवमेंट में भी रोटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पानी चिपक के चल रहा है, घूम रहा है. ठीक. चलो, रेवोल्यूशन क्या होता है? ये अपनी ऑर्बिट पे घूमते 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 वापस एक जगह आ गया. ठीक है, लगभग 365 डेज, 6 आवर्स के आसपास. ठीक है. वही हम ऐड कर करके लीप ईयर में डाल देते हैं, तो उसमें ज्यादा दिन हो जाता है, 366 हो जाता है. अब एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑर्बिट है इलिप्टिकल है, ये बता चुका हूं मैं ना. ऑर्बिट का शेप इलिप्टिकल है. क्या हुआ? सन, क्या हो गया भाई? हो जाओ यार, सुनो. दिस इज द ऑर्बिट जिस पे अर्थ घूम रहा है. ठीक है. एक पोजीशन ऐसी नहीं लग रही जहां पे सन से बिल्कुल नियरेस्ट है, और एक पोजीशन ऐसी दिख रही होगी जहां सन से बिल्कुल फारदेस्ट है. ठीक है. नियरेस्ट वाले को क्या बोलते हैं? पेरिलियन. और उसको एफिलियन. दिस इज नोन एज पेरिलियन. जब सन की पोजीशन अर्थ की पोजीशन बिल्कुल नियरेस्ट होगी, तब हम बोलेंगे पेरिलियन. और जब फारदेस्ट होगी, तब एफिलियन. ये याद रखना. और इसको ना, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों. इसके लिए एक तरीका बताता हूँ. पी से पास, तो सबसे पास पेरिलियन, जो बच गया दूर, एफिलियन. ठीक. क्या? एफिलियन थोड़ी कर देंगे वो.
4 जुलाई, 4 जुलाई को सबसे 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है ना भाई। तुम तो गर्मी ठंडी से दिमाग लगा रहे हो ना। 4 जुलाई को सन से सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे होगा। 3 जनवरी को सबसे नजदीक होगा। इसमें मैक्सिमम एग्जाम में गलती आदमी को इसलिए आदमी करता है क्योंकि हमें लगता है कि अरे ठंड के टाइम पे तो दूर होगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा ना वो तो। टेंशन क्यों ले रहा, तो बताना ही है। तो ये चीज क्लियर हो गया, व्हाट इज एफिलियन एंड व्हाट इज पेरिलियन। सबसे पास, ठीक है, सबसे दूर। देखो रोटेशन, रोटेशन से एक और चीज होती है, दैट इज चेंज ऑफ सीजन। कैसे होती है मैं बता, सॉरी रेवोल्यूशन से, सॉरी रेवोल्यूशन से वन मोर थिंग हैपेंड एंड दैट इज चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ सीजन। अब सबको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे थोड़ा टेढ़ा है। इट इज टिल्टेड बाई 23.5 डिग्रीज। अब सपोज करो ये ही चीज है ये, इट इज टिल्टेड लाइक दिस। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, वरना उड़ जाएगा बिल्कुल ऊपर से। अब देखो ये लाइट पड़ रहा है इस पे, ध्यान से देखना है आप। ठीक है। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, इसको गोल इमेजिन करो। इसके नीचे सदर्न हेमिस्फेयर होगा। ठीक है। सपोज करो ये सन की पोजीशन है, ये जो लाइट ऑन है ये सन। ठीक है। अब ये तो ऐसा है, ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पे कौन सा पार्ट, किस पार्ट पे ज्यादा लाइट पड़ रही होगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। विच मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही होगी। अब आप सन तो देखो, ये तो पॉइंट सोर्स है, सन तो हर तरफ लाइट दे रहा है। अब इसी में घुमाते घुमाते देखना ध्यान से। ठीक है। ठीक। सुनो सुनो, यहाँ पे पूरे पे बराबर है। ठीक। फिर यहाँ आते आते अब क्या साउथ पे हो गया, इसी तरीके से इस पोजीशन पे फिर पूरे में आ गया। ठीक। जहां पे पूरे में बराबर हो गया, दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स। दिन और रात दोनों बराबर है। ठीक। तो अगर मान लो मैं पोजीशन बनाऊं यहाँ पे, सपोज ये सन है, कुछ ऐसा ऑर्बिट है अपना। ठीक है। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होगा। थोड़ा टिल्टेड ही बनाया है मैंने इसको, टेढ़ा है मान लो। ठीक। इक्वेटर ऐसे होगा। ठीक। अब यहाँ पे ज्यादा लाइट कहाँ पड़ रहा है? नॉर्थ पार्ट पे ज्यादा पड़ रहा है। बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे इधर आ जाओ। ये अच्छे टेढ़ा है इसका। नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे किस पार्ट पे ज्यादा सन का एक्सपोजर है? साउथ। अब इस पोजीशन पे आ जाओ और इस पोजीशन पे आ जाओ। इक्वल डे, इक्वल नाइट, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। ठीक है। दिस इज नोन एज इक्विनोक्स। अब उस स्लाइड में देखो, एक मैंने डायग्राम दे रखा है, और बेटर दिखेगा उस स्लाइड में। देखो चेंज ऑफ सीजन का स्लाइड मैंने दे रखा है। मिला? पहले स्लाइड में ही है। पेज 6 खोलना एक बार। इस पहले में नहीं होगा ये।
3 पेजेस वाले में। हम्म, देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा बेटर समझ आ रहा है क्योंकि मेरा डायग्राम थोड़ा चालू है। ठीक है, देखो इक्विनॉक्स देख रहे हो, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी है जब इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहा है, क्योंकि सन बिल्कुल डायरेक्ट ओवरहेड है। ठीक है, ये दो पोजीशन कैसी है, दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। ठीक, अब ये वाली पोजीशन देखो 21 जून, इधर जब नॉर्थ का जो पार्ट है वो ज्यादा सन एक्सपोजर में है, तब 21 जून की डेट को सबसे बड़ा दिन है। ठीक, और हम कहते हैं कि ये समर सोलिस्टिस है। जब नॉर्दर्न में समर हो रहा है तो ये समर सोलिस्टिस है। ठीक है, बट जब हमारे यहाँ समर हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, दूर, उनके यहाँ विंटर सोलिस्टिस चल रहा है। ठीक, उसी तरीके से बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में इधर आ जाओ आप, यहाँ पे 22 दिसंबर की डेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर इज मोर टुवर्ड्स द सन और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर है, देखो ध्यान से दूर है, तो हमारे यहाँ ठंडी आने वाली है, दिसंबर आ रहा है। वहां पे क्या चलेगा, समर, क्योंकि सदर्न पार्ट ज्यादा नजदीक है सन के। ठीक है, इसी तरीके से साइकिल ऑफ सीजन चेंज, समझ गए कैसे हमारे यहाँ गर्मी आ रही है, फिर नॉर्मल हो जा रहा है, फिर ठंडी आ रही है, ये कारण है। अगर टिल्ट नहीं होता, पूरे टाइम पूरा अर्थ एक ही टाइप का क्लाइमेट ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर रहा होता, इस टिल्ट की वजह से चेंज ऑफ सीजन हम देख पा रहे हैं। ठीक, तो इसमें ना लिखना कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस डायग्राम को बनाओ और इसी को देख के एग्जाम में चले जाना। हाँ डेट सही है, क्या दिक्कत है बता। कौन सा 20 होगा, 20 तो कोई डेट ही नहीं है भाई। 20 गूगल, मुझे नहीं पता डेट, कुछ नहीं है, डेट 21 ही है। तूने तो क्लास किया है, बना लो इसको, डायग्राम बनाओ जल्दी, और एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना और डेट्स वहीं पे लिख लेना। इसका नोट्स कराने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज ऑफ सीजन को समझने के लिए इस डायग्राम से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जहां पे इक्विनॉक्स दो डेट है लिखोगे, वहां पे बस एरो लगा के लिख देना इक्वल डे एंड नाइट, बस। ज्योग्राफी को जितना कॉन्सेप्चुअल वे में क्लियर करके पढ़ते हो, उतना लॉन्ग टर्म फायदा होगा, क्योंकि एक दो बार अगर घुस गया नहीं, फिर तो केवल इसका फैक्ट देखना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बात ही खत्म। पानी पी लो, नहीं आ रही है तुम्हारी शक्लें देख के, तो थोड़ी देर में मैं गद्दा मांगूंगा भी ललित भाई से। मत करोगे, नौकरी चाहिए, थोड़ा कष्ट कर लो यार। ड्यूटी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। मेरा एक दोस्त है भी पीसीआर में, बहुत अच्छी नौकरी है। शायद वो 8 घंटे के लिए 8 घंटे की शिफ्ट है उसकी, उसके बाद 36 आवर्स रेस्ट है, और क्या चाहिए। हाँ, नाइट भी होता है, कई बार डे भी होता है, 2 बजे से है शायद उसका। उसमें कुछ वर्कलोड भी नहीं है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। ये सोना तो नहीं, कॉल्स तो आते रहते हैं। उसके बेचारे का ना दिमाग खराब होता है, ऐसे ऐसे लोग फोन छूटते हैं ना कि सर, सर मेरी गली खो गई। तो कह रहा था कि 50% 60% केसेस बोला कि बेमतलब के हैं, तभी तो पुलिस भी ऐसी हो जाती है, फोन कर उठा के कर, ज्यादातर शराबियों से परेशान रहता है वो रात। कभी बीवी फोन करती है, उसने पीट दिया, कभी वो फोन करता है, उसने पीट।
बट वो गलत है। वो कह रहा था ये चीज कि जो नहीं नहीं जो फोन आता है ना, वो गलत है। कई बार ये लोग गए हैं, ऐसा कुछ मिलता नहीं। वो होता है कि अरे तुझे पिटवाऊंगी, वो वाली बात है। जो बेचारा पी पा के हिल रहा है, क्या ही पीटेगा यार। शरीर संभाल नहीं पा रहा हो, क्या मार। कहने का मतलब है कि तुम कमजोर मर्द हो। ठीक है। ये जुबान है ना और आंख है, अगर ये काम नहीं कर पाई फिर तो। बना लिया। लिखा। इक्विनॉक्स की जगह पे लिखो इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स की जगह पे लिखो इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स की जगह लिखो इक्वल डे एंड नाइट। डेट भी लिखो ना, डेट नहीं लिख सकते, डेट सबकी लिखनी है। इक्विनॉक्स की डेट, समर सोलिस्टिस की डेट, विंटर सोलिस्टिस की डेट, सब लिखनी है। 21 मार्च। 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स होगा। एज इट इज, जो डायग्राम स्लाइड में एज इट इज बना लो, काफी है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कौन कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। चाहिए। या बस चलाना आना चाहिए। हाँ, HMV चाहिए। कमर्शियल लाइसेंस है ना। बन गया डायग्राम। अच्छी नौकरी है वो भी, ठीक। उसमें भी यही चीज है। शिफ्ट, फिर छुट्टी, फिर उसमें करते क्या है, वो जैसे दो ड्राइवर हैं, आपस में वो कर लिया कि भाई तू 3 दिन चला ले, फिर 3 दिन तो 3 दिन तो लगातार छुट्टी मिल रही है। और अच्छे ऑफिसर्स के साथ लग जाते हैं। DCP के ऑफिस में लग गए, कहीं लग गए तो अच्छा। बन गया। देखो, इक्विनॉक्स पे लिख लिया इक्वल डे एंड नाइट। जहां पे आपने लिखा है समर सोलिस्टिस, जहां पे लिखा है समर सोलिस्टिस वहां पे लिखना द सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर है ना। तो समर सोलिस्टिस की डेट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल सन ओवरहेड होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लास्ट क्लास में हो चुका है ना। अच्छा, गड़बड़ है। चलो लिखो। कोई नहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। लिख लिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न नीचे होता है। कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, तो सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे पेरिलियन एफिलियन है ना, वैसे अपोजी और पेरिजी है। हाँ, मून के रेस्पेक्ट में अपोजी और पेरिजी है। ठीक है। जी, पेरिजी जब अर्थ और मून बिल्कुल पास होंगे, और अपोजी जब दूर होंगे। ठीक है, ये चीज लिख लो। पेरिजी, अर्थ एंड मून विल बी क्लोजर या नियरेस्ट। अपोजी में फारदेस्ट।
द नेक्स्ट हेडिंग इक्लिप्स। आई वोंट मेक यू राइट। मैं समझा के चला जाऊंगा, ठीक है। अपोजी एंड पेरिजी। नेक्स्ट हेडिंग इक्लिप्स दे लो, मैं बस समझा दूंगा एंड आई लिखवाऊंगा नहीं। हाँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण है लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स हेडिंग डालो। देखो, अपना ध्यान से समझना, इक्लिप्स को समझना बहुत जरूरी है। आपने ग्लोब लाना भूल गया, वरना मैं ढंग से समझाता उसको। चलो, देखो, ये रहा अर्थ, ठीक है। दिस इज आवर सन। और मून कहीं भी हो सकता है। अरे अभी मैं वो थोड़ी बता रहा हूँ, पहले सुनो तो। मून कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें लूनर इक्लिप्स की, तो लूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में आएगा और मून की पोजीशन पीछे कहीं भी हो सकती है। समझ गए? मून पे बिल्कुल लाइट नहीं पड़ेगी इस केस में। अर्थ बीच में आएगा, ठीक। और ये होता है फुल मून डे में, ठीक है। न्यू मून पे तो मून दिखता ही नहीं है। फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून भी, फेजेस ऑफ मून समझ में आता है ना आप लोगों को क्या होता है? नहीं आता समझ में? तो मैं समझा देता हूँ, पहले उसको समझो। सपोज करो अर्थ है, ये सन है, ठीक। अब मून की पोजीशन तो, ठीक है, एक पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, एक पोजीशन ये होगी, और यहाँ वाली आधी आधी होगी, ठीक है। मैं बता सकता है इसमें पूर्णिमा कहाँ होगा पोजीशन? अमावस है। अरे, सन के पर्सपेक्टिव में मून क्या है? अब लाइट सोर्स इतना बड़ा हो, उसके आगे एक पॉइंट है, कहाँ दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। इस पोजीशन पे भी तो अमावस है, ठीक है। सुनो, ये जो पोजीशन है, ये फुल मून है, ये न्यू मून है, और ये हाफ हाफ है। तो क्रेसेंट मून ईद में बनता है ना, वो रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज होते 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 बनता। अब समझ आ रहा है मून की शेप अलग अलग क्यों दिख रही है? मून तो गोली है, बट जैसे जैसे उसकी पोजीशन बदल रही है, वैसे वैसे आपको डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। दिस इज फुल मून, न्यू मून। फेजेस ऑफ मून भी दे रखा है मैंने उसमें, होगा, जरूर होगा। फेजेस ऑफ मून भी पीडीएफ में है फोटो, या उसमें होगा, दूसरे पीडीएफ में देखना कुछ है। नहीं, ये तो एक क्लिप्स है। आई थिंक फर्स्ट पीडीएफ में ही होगा फिर। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो रहा, ये तो रहा। हाँ, है ना, ये तो, ये रहा ना, ठीक है। देखो, यहाँ भी सेम है। अर्थ के जब नियर अर्थ और इसके बीच में जब मून था, तो ये न्यू मून है बिल्कुल, क्योंकि सन की वो इतनी ज्यादा है कि वो दिखता भी नहीं आता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता क्यों ऐसा लगता है कि अमावस है? क्योंकि आप देख रहे हो तो इधर कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। और जो लोग इधर हैं, वहां तो दिन हो रहा है। समझ गए? क्योंकि यहाँ तो दिन हो रहा है, और दिन में मून आगे है, ठीक है। जहां पे रात हो रहा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो अंधेरा दिखता है बिल्कुल, कुछ दिखता ही नहीं अमावस में। पूर्णिमा में क्या हो जाता है? बिल्कुल उलट, इसकी पोजीशन यहाँ है, ठीक है। दिखता है पूरा आपको फुल, क्योंकि भाई सनलाइट का तो वो बहुत ज्यादा है।
समझ गए? और पोजीशन कैसे कैसे देखो, क्रेसेंट कैसे बन रहा है, चेंज होते 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 होते। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जब क्रेसेंट बन रहा है, इतना सारा पार्ट तो बिल्कुल सन के एक्सपोजर में है, तो नहीं दिख रहा उसकी लाइट की वजह से। इतना आपको दिख, इतना ही इधर विजिबल। ठीक है, दिस इज फेज ऑफ मून। टोटल कितने दिन का होता है, अभी लिखा तो था। हाँ ठीक है, फेज ऑफ मून समझ आ गया अब। चलो, अब इक्लिप्स पे आ जाओ। सन है, अर्थ है, ठीक है। इक्लिप्स में क्या होता होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है जब ग्रहण लगेगा, या तो अर्थ बीच में हो, या तो मून बीच में हो। सन तो अपनी जगह टिका हुआ। ठीक। अब देख, अगर बात करें लूनर इक्लिप्स की, तो अर्थ बीच में आएगा, मून विल बी ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ कहीं पे मून मिलेगा। अर्थ की शेडो कहाँ बनेगी, पीछे। ठीक है, और शेडो कहाँ बन रही है, पीछे। अब देखो उसमें, जहां पे ये है इक्लिप्स वाला, वो स्लाइड खोलना एक बार। वहां पे तीन टाइप ऑफ इक्लिप्स मैंने बताया है। इक्लिप्स वाला खोलो एक बार, दूसरा वाला होगा शायद, है ना। पहले सिंपली समझो, लूनर में क्या हो रहा है, सन, बीच में अर्थ, और उसके पार कौन है, मून। अब अर्थ मून से बड़ा है, ये क्लैरिटी सबको है। अब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के आगे है, और छोटा ऑब्जेक्ट उसके आगे है, तो क्या होगा, परछाई। इट विल बी ओवरकम बाय अर्थ। छेक लिया ना बिल्कुल मून को। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल जो बीच वाला रीजन है मून का, वहां पे हम देख रहे हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा का मतलब होता है डार्क शेडो रीजन। पेनम्ब्रा का मतलब होता है लाइट शेडो रीजन। आपने देखा हो कई बार दो दो शेडो दिखेगा, सिंगल शेडो नहीं दिखेगा। एक डार्क दिखेगा रात को, और एक थोड़ा सा लाइट दिखेगा। ठीक है, तो जो डार्क वन है दैट इज अम्ब्रा, और जो लाइट है वो पेनम्ब्रा। ठीक। अब इसके उलट अगर आ जाओ, सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, अब क्या है, अर्थ, सन, और बीच में आ जाता है मून। ठीक। अब ये यहां पे आने से क्या होगा, सेम चीज, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है सनरेज को आने से। ठीक है, अब इसमें भी तीन टाइप है। पहले ये चीज क्लियर हो गया ना कि लूनर में क्या हो रहा है और सोलर में क्या हो रहा है। लूनर में अर्थ बीच में आएगा, कभी भी लूनर को मून से इक्वेट करके कंफ्यूज मत होना कि लूनर है तो मून बीच में आता होगा, नहीं। लूनर में क्योंकि जिसपे इक्लिप्स हो रहा है उसकी बात हम करते हैं। लूनर में हो क्या रहा, अर्थ बीच में आ रहा है ना, तो इक्लिप्स हो कहाँ रहा है, मून पे हो रहा है। ठीक है, और सोलर में क्या हो रहा है, मून बीच में आ रहा है और अर्थ पे हो रहा है। क्लियर है ये चीज। ठीक। देखो, अब देखो, अगर बात करें लूनर की, तीन टाइप्स दिखेंगे आपको यहाँ। देयर आर थ्री टाइप्स। पहला क्या है, जब बिल्कुल अर्थ मिडिल में है, जब बिल्कुल अर्थ मिडिल में है, तब आपको पूरा पूरी वो कवर कर रहा है मून को। ठीक है, सेकंड पोजीशन में आपको दिखेगा थोड़ा सा अर्थ वो अपनी पोजीशन से हिला हुआ है, तो वो हो जाता है पार्शियल। ठीक। थोड़ा और नीचे आओगे, देन इट इज पेनम्ब्रल, वो और ज्यादा नीचे जाएगा, देन इट इज पेनम्ब्रल। ठीक। सेम चीज वहां भी होगा, वहां भी एक पोजीशन ऐसी होगी जहां बिल्कुल सेंटर में मून होगा, एक पोजीशन ऐसी होगी जहां थोड़ा सा नीचे होगा, एक होगी जहां और थोड़ा नीचे होगा। सेम वहां भी है। ठीक है, टोटल, एन्युलर और पार्शियल, केवल नाम का डिफरेंस है। क्लियर हो गया, व्हाट इज एक्लिप्स। ग्रहण समझ आ गया ना कैसे लगता है। कई बार आप देखोगे ग्रहण में, आपको जैसे जो सन है, उन्हें ऐसा बिल्कुल ऐसा लगेगा रिंग सा दिख रहा है सन का। जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसमें रिंग सा दिख रहा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मून आ जाता है बीच में, वो क्या करता है, अब जैसे ये बैठा है, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा दूर करूंगा, तो अब बोर्ड थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है। जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा अब और दिख रहा होगा। अब बिल्कुल ऐसे अब दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा ना। थोड़ा दूर ले जाऊंगा, थोड़ा दूर ले जाऊंगा, एक टाइम ऐसा का जब ये सिर्फ पट्टी दिखेगी, सेम सन के साथ बीच में मून आ गया। ठीक है, हम अर्थ से ऑब्जर्वर के तौर पे देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि अरे केवल रिंग दिख रही है। रिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि मून ने कवर तो कर दिया, बट सन इतना बड़ा है कि उसका कोरोना रीजन तो हमें फिर भी दिख रहा है।
और जैसे जैसे उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, पहले तो टोटल हुआ, फिर पार्शियल हुआ, ठीक है, फिर पेडम्बरल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझा दिया है, लिखवाने का काम नेक्स्ट क्लास पे करो। ठीक, चलो।